हेलो बच्चावाड़ी, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऋषभ सर बायोलॉजी पर। 1 फरवरी 2025 से होने जा रहा है आपके एग्जाम का आगाज और साइंस स्ट्रीम के बच्चों का सबसे पहला सब्जेक्ट बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, सारे के सारे बायोलॉजी के चैप्टर का एकदम निचोड़ा हुआ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं, ताकि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार का कोई कठिनाई ना हो। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सारे के सारे बायोलॉजी के चैप्टर के VVI क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चंस आप PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और बिहार बोर्ड के द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया गया था, जो आपको देखना जरूरी है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा। तो छात्र और छात्राओं की जय बोलकर करते हैं वीडियो की शुरुआत। और आज मैं बात करने वाला हूं बायोलॉजी का सारे के सारे चैप्टर से VVI क्वेश्चंस के बारे में। और ये क्वेश्चन सारे के सारे सब्जेक्टिव फॉर्म के क्वेश्चन हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जो भी मैं क्वेश्चन यहां पे बताने वाला हूं, उसके बारे में कुछ कुछ बातें और बताऊंगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन को बढ़िया से सुनना, समझना, उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना, अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन को बिना समझे केवल रट्टा मारने के लिए अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो ये फालतू वाला वीडियो है, फिर आप मत देखो इसको, समझ गए। लेकिन क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को अगर समझ जाते हो, उसके बाद आप डाउनलोड करते हो या डाउनलोड करने के बाद प्रिंट निकालते हो, उसके बाद आप याद करते हो या समझते हो क्वेश्चन को, तब फायदा होगा जाके। ओके। और अगर किसी भी छात्र को ऐसा लगता है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है या आप उसका आंसर जो है लिख नहीं पा रहे हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो आपके स्क्रीन पर अभी क्वेश्चन आएगा, मैं सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा एक एक करके, आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहां पे मैं जो भी चैप्टर का बात करूंगा वो सीरियल वाइज होगा, यानी कि सबसे पहला चैप्टर से लेके सबसे लास्ट चैप्टर तक। ओके। और यहां पे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों का है, समझ कर सकते हैं। किसी एक ही को एक्सप्लेन करेंगे नहीं तो समय बहुत ज्यादा आपका चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। दैट इज अ लैंगिक जनन। आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम सुना होगा, जिसमें बडिंग यानी कि मुकुलन के बारे में आपको यहां पे बताना है और उसका एग्जांपल भी लिखना है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो द्विविखंडन और बहुविखंडन यानी कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के बारे में यहां लिखना है, और उसके साथ साथ उसका उदाहरण भी, एग्जांपल भी आपको दे देना है, ठीक है। तीसरा सवाल है, वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन बताइए। जो विंड पॉलिनेशन जो होता है, विंड पॉलिनेशन में क्या क्या अनुकूलन एडेप्टेशन होता है, विंड पॉलिनेशन में जितने भी अनुकूलन होते हैं वो सारे के सारे अनुकूलन को आपको यहाँ पे बताना होगा, समझ गए। आपको विंड पॉलिनेशन में अनुकूलन सारा बताया गया है, क्या क्या होता है सो। ओके। अगला है विपुंसन से आप क्या समझते हैं। वो विपुंसन यानी कि इमैस्कुलेशन। विपुंसन क्या होता है, फ्लावर्स हम लोग मेल को हटा देते हैं, दैट इज विपुंसन, समझ गए। क्या होता है, मेंडल साहब ने इसका उपयोग किया था। इसके बारे में आपको 2 नंबर का सवाल पूछेगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद है बहुभ्रूणता, पॉलीम्ब्रियोनी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बहुभ्रूणता, पॉलीम्ब्रियोनी, समझ गए। पॉलीम्ब्रियोनी बार बार पूछा जाने वाला सवाल है और इसका एग्जांपल जरूर याद रखिएगा। पॉलीम्ब्रियोनी का एग्जांपल एक आध याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके। उसके बाद है लघु बीजाणुधानी की संरचना का वर्णन करें। लघु यानी कि मेगा, समझ गए, यानी कि मेगा स्पोरेंजियम के बारे में बात करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है, जो फीमेल का पार्ट होता है, समझ गए। प्लांट में जो फीमेल का पार्ट है दैट इज मेगा स्पोरेंजियम, उसके बारे में पूरा अच्छा से फोटो वगैरह समझ लेना। एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया भी गया, उसके बारे में लिखना है। पिक्चर अगर बना के वहां पे लिखते हो तो और भी बढ़िया आपको नंबर मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। पुष्पीय पौधों में निषेचन की क्रिया की जानकारी दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्पीय पौधों में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट। एक बात और मैं आपको बता दूं कि 2 नंबर और 5 नंबर का एक्सप्लेन जो है मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूं, कौन 2 नंबर का आएगा कौन 5 नंबर का आएगा, मैं मिक्स करके बता रहा हूं, ताकि जो है आप 5 नंबर की जगह 2 नंबर भी करो, 2 नंबर की जगह 5 नंबर भी करो। एक क्वेश्चन का अगर आंसर आप देते हो और या पढ़ते हो, समझ गए, तो अलग जो भी अदर क्वेश्चन है वो भी याद हो जाते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर अगर कॉपी में या कहीं भी आप पढ़ते हो तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे अलग डिवाइड नहीं किया हूं, 2 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। आपको उसके बाद है 8 केंद्रक यानी कि 8 न्यूक्लियस वाला जो संरचना था फीमेल गैमेटोफाइट का, समझ गए, उसका यहाँ पे बनाना है, नामांकित चित्र बनाना है भ्रूणपोष का, ठीक है। तो ध्यान रखना, वहां पे फोटो बना के आपको अच्छा से नामाकरण, नाम लिख देना है, सबका बढ़िया से नेमिंग कर देना, तब जाके आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। ओके। उसके बाद है परागन पर टिप्पणी लिखें। परागन पॉलिनेशन पे आपको बताना है। अब जैसे पॉलिनेशन का बात करते हैं तो पॉलिनेशन में यहाँ पे आपको जब पढ़ोगे तो पॉलिनेशन में सेल पॉलिनेशन भी पढ़ लेना, क्रॉस पॉलिनेशन भी पढ़ लेना, पॉलिनेटिंग एजेंट भी पढ़ लेना, समझ गए ना। तो एक क्वेश्चन में बहुत सारा आंसर मिल जाएगा आपको।
तो जब तक ऐसे नहीं करोगे, केवल एक क्वेश्चन को रटोगे तो मजा नहीं आएगा, समझ गए। एक क्वेश्चन मतलब अगल बगल जो इससे रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन है वो भी पढ़ लिया करो। ओके, उसके बाद यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु, समझ गए, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के बारे में लिखे। ये तो बात अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि शुक्राणु का अच्छा से चित्र बना लेना अलग से, क्योंकि शुक्राणु का नामांकित चित्र पूछता है, स्पर्म का जो है वो बिल्ड लेवल डायग्राम आपसे पूछा जाएगा, और अंडाशय का भी चित्र पूछा जाएगा, जो फीमेल का ओवरी होता है उसका जो है वो क्रॉस सेक्शन का पूरा पार्ट पूछा जाता है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, समझ गए। तो पिक्चर बना लीजिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के अलावा, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे है मानव अंडाशय का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाए। ये इसी में हो गया है, लेकिन मैंने अलग से बता दिया ताकि समझ लो आप, समझ गए। मानव अंडाशय का अनुप्रस्थ काट का जब पिक्चर बनाओगे तो उसमें ग्राफियन फॉलिकल वगैरह भी आपको समझ में आ जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह भी समझ में आएगा, कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है वो भी समझ में आ जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं, मैं ये कहना चाहता हूं आपको, ठीक है। उसके बाद है अपरा पर टिप्पणी लिखिए। अपरा यानी कि प्लेसेंटा, प्लेसेंटा पे आपको कुछ बातें लिखना है, प्लेसेंटा से क्या हार्मोन्स निकलते हैं, क्या फंक्शन होता है, ये भी आप जो है वहां पे पढ़ लोगे तो आपको डबल फायदा हो जाएगा, ठीक है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो है एक सिलेंट रिसेसिव डिजीज है। हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया कितने प्रकार का होता है, समझ गए ना। तो ये आपको पढ़ लेना है हीमोफीलिया के बारे में, समझ गए। हीमोफीलिया पढ़ने के अलावा और भी टाइप्स भी पढ़ लेना, हीमोफीलिया किस प्रकार का आनुवंशिक रोग है वो भी पढ़ लेना, समझ गए। आनुवंशिक विकार, अब आनुवंशिक विकार में एनसीईआरटी में 3 दिया हुआ है, ऐसे तो पढ़ना बहुत सारा है, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, समझ गए। ये तीनों में से एक पूछेगा, लेकिन आपको तीनों पढ़ना है, एक पूछेगा तीनों पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है यहां से सवाल, नो डाउट, समझ गए। तो तीनों जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है वो तीनों में से एक आपको पूछेगा एग्जामिनेशन में, इसलिए ध्यान रखना। जो भी इंग्लिश हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, दोनों का क्वेश्चन साथ साथ यहाँ पे दिया जा रहा है, इसको ध्यान से समझते रहिए आप, ठीक है। अब मैं 16 नंबर क्वेश्चन का बात कर रहा हूं। 1 और 2 यानी कि एक संकर और द्विसंकर क्रॉस के बारे में आपको लिखना है। मोनो और डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो मेंडल साहब के द्वारा दिया गया था, मोनो और डाई हाइब्रिड क्रॉस, समझ गए। यहां जब पढ़ोगे तो आपको फेनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, समझ गए। अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, समझ गए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का निष्कर्ष क्या है, तो आपको पढ़ाया गया होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डाई हाइब्रिड का कंक्लूजन तो वहां पे पढ़ाया गया होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, समझ गए। तो ये जब एक चीज पढ़ोगे तो सारा कुछ आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, समझ गए। इसीलिए मैंने 2 नंबर और 5 नंबर में डिवाइड नहीं किया है, एक क्वेश्चन बताओ सारा समझ में आ जाता है। चलिए, उसके बाद रक्त समूह के बारे में टिप्पणी लिखें। अब रक्त समूह तो जानते हो आप, 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, जो एबीओ ब्लड ग्रुप कहलाता है। चारों का जीनोटाइप फिनोटाइप याद होगा आपको, एंटीबॉडी एंटीजन याद होगा आपको, समझ गए। तो ये सब चीज के बारे में आपको साथ में पढ़ लेना है अगल बगल से, ठीक है। अगर आगे मैं बात करता हूं तो यहाँ पे है उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। राइट नोट ऑन ब्रीफ ऑन द म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन, म्यूटेशन बहुत सारा अलग अलग प्रकार का म्यूटेशन होता था, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशन, समझ गए, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशन, समझ गए। तो ये सब आपको पढ़ना है, जो अगल बगल दिया हुआ है, जो भी रिलेटेड टॉपिक है वो पढ़ लोगे, ज्यादा फायदा करेगा आपको, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं लिंग गुणसूत्र पर नहीं, उसके बाद है सह एवं अपूर्ण प्रभाविता। अब आपको ये पता है कि एलेलिक जो है इनहेरिटेंस और नॉन एलेलिक इनहेरिटेंस में आपको बताया गया होगा। एलेलिक इनहेरिटेंस में कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो क्या होता है, उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, एग्जाम्पल क्या है, समझ गए। कौन साइंटिस्ट जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे, ये सब पढ़ोगे तो एक साथ कवर हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं लिंग गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, टिप्पणी लिखे। तो लिंग गुणसूत्र यानी कि केवल ह्यूमन का ही नहीं पढ़ना, वहां पे ग्रास हॉपर का भी है, वहां पे बटरफ्लाई का भी है, वहां पे बर्ड्स का भी है, समझ गए। तो अलग अलग प्रकार का लिंग गुणसूत्र है, तो सब पढ़ लीजिएगा। जैसे मेल में XY, फीमेल में XX होता है, तो ZW आपने सुना होगा ऐसा, समझ गए। तो ये भी जो है आप पढ़ लोगे अगल बगल वाले टॉपिक, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में अंतर बताना है आपको। तो जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो आपको ये भी पढ़ लेना होगा कि यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है, समझ गए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसको कहते हैं। तो जब ये पढ़ोगे तो आपको अगल बगल वाला टॉपिक भी आसानी से कवर हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है, आपने डीएनए के बारे में तो सुना ही होगा। डीएनए जब पढ़ाया जाता है तो वहां पे न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के बारे में बताया जाता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट क्या है, ये सब समझ गए।
तो ये सब मिलकर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, समझ गए ना। तो आगे हम बढ़ते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बात करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दो, जैसे एक बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर पढ़ते हो तो यहां से दो चीज आपको अलग अलग सवाल मिलेंगे। पहला पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और दूसरा जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। तो ये अलग अलग भी पूछ दिया जाता है, लेकिन ये इंक्लूडेड किसमें होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। वाटसन एंड क्रिक के द्वारा शानदार मॉडल दिया गया था डीएनए का, तो पूरा का पूरा आपको जो है एकदम बढ़िया से पढ़ लेना है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होता है, कितने बेस पेयर होते हैं एक डीएनए हेलिक्स में, डीएनए हेलिक्स का लेंथ कितना होता है, समझ गए, कितने प्रकार के डीएनए होते हैं, क्या समझे। तो पूरा ये सब जो है पढ़ लेना है डबल हेलिक्स मॉडल में, जो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। उसके बाद मैं बात करता हूं आरएनए पर टिप्पणी लिखे। तो आरएनए तो जानते हो 3 प्रकार का होता है, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, समझ गए। और आपको यह भी याद रखना होगा कि कौन सा ऐसा जीव है जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, समझ गए ना, कौन सा ऐसा वायरस है, ठीक है। टीआरएनए इंपॉर्टेंट होता है, एमआरएनए इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों के बारे में थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिएगा, समझ गए। उसके बाद जेनेटिक कोड, आपको पता है जेनेटिक कोड का गुण, जो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड है वहां से सवाल ज्यादा आएगा, समझ गए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड को बढ़िया से लर्न कर लेना जेनेटिक कोड के बारे में, और यहाँ पे स्टॉपिंग कोडोन को जरूर पढ़ लेना, कौन कौन से स्टॉपिंग कोडोन होते हैं, कौन कौन से इनिशिएशन कोडोन होते हैं, समझ गए। तो ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा जरूर। उसके बाद समझात और असमझात, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन, इसका एग्जाम्पल जरूर पढ़िएगा, समझ गए ना। अगर एग्जाम्पल नहीं पढ़ोगे तब आपको दिक्कत हो जाएगा, एग्जाम्पल यहां से पूछता है खास करके। उसके बाद मानव विकास पर टिप्पणी लिखे। ह्यूमन इवोल्यूशन बहुत सारा चीजें हैं, रैमापिथेकस, सिवा पिथेकस, समझ गए ना, क्रोमैग्नोन मैन, जावा मैन, पेकिंग मैन, क्या समझे, होमो हैबिलिस, हैंडीमैन, ये सब पढ़ लेना, लर्न कर लेना एक बार। आपको यहां से ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ दे तो मैं बोल रहा हूं कवर कर लो आप इसको, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं संक्रामक रोग एवं रोग जनकों के बारे में लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया का 5, वायरस का 5, रोग का और रोग कारकों का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। डिजीज और पैथोजेन डिजीज का एजेंट का नाम जरूर याद कीजिएगा। टाइफाइड पूरा पढ़ लेना है, निमोनिया पूरा पढ़ लेना है, मलेरिया पूरा पढ़ लेना है, समझ गए ना, एमेबियासिस पूरा पढ़ लेना है, फाइलेरियासिस पूरा पढ़ लेना है, फंगस पूरा पढ़ लेना है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी फोकस करो, एनसीईआरटी में जितना भी रोग है कम से कम पढ़ लेना, इधर उधर ना पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी वाला जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्स और कैंसर पर टिप्पणी लिखे। एड्स और कैंसर एक ही में नहीं पूछेगा, अलग अलग पूछेगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही में लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि एड्स और कैंसर अलग टॉपिक है और आपको वहां से कुछ भी सवाल पूछ सकता है। एड्स का बोल देगा सिम्टम लिखो, लक्षण लिखो, समझ गए ना, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आगे, तो आगे जो क्वेश्चन यहां पे है वो लसिका ऑफ अंग, लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, क्या काम है, कौन कौन सा ऑर्गन होता है, टी और बी लिम्फोसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। टी लिम्फोसाइट का काम क्या है, बी लिम्फोसाइट का काम क्या है। टी लिम्फोसाइट जो है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में आता है, बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी में आता है। ये सब लर्न कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद एंटीबॉडी के बारे में लिखे। एंटीबॉडी का पांचों प्रकार आपको लिखना होगा, पांचों का कार्य लिखना होगा, अगर आ गया तो। इंडिविजुअल भी आ सकता है, ज्यादातर आईजीए पूछता है क्लोस्ट्रम में, और प्लेसेंटा वाला पूछता है आपसे, समझ गए। तो ये सब याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं टीकाकरण। आपने नाम सुना होगा वैक्सीनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन, समझ गए। वैक्सीनेशन के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा, वैक्सीनेशन क्या होता है, एक आध एग्जाम्पल याद रख लेना। जैसे यहाँ पे वैक्सीनेशन में सवाल पूछेगा ट्रिपल वैक्सीन, समझ गए, ज्यादातर पूछता है ट्रिपल वैक्सीन जो है कौन कौन होता है। धान और गेहूं का उन्नत नस्ल याद कर लेना, जया, रत्ना, समझ गए ना, ये सब याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद है मत्स्य पालन, पोल्ट्री, रेशम कीट और मधुमक्खी पालन पर टिप्पणी लिखना। ये सब में से एक पूछेगा केवल, यहाँ पे 4 दिया हुआ है लेकिन केवल एक पूछेगा, बात का ध्यान रखिएगा, सारा नहीं पूछेगा आपसे, ओके। एंटीबायोटिक्स पर टिप्पणी लिखे। एंटीबायोटिक्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का काम क्या था, घटक फॉर्म में कट करता था, और ये जो है कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होते हैं, और याद रखना यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आपसे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस में 1 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा पूछता है, ठीक है। प्लाज्मिड का फोटो बना लीजिएगा, पीबीआर 322 वाला फोटो पूरा जो है, टेट्रासाइक्लिन का, एम्पिसिलिन का है, कौन कौन सा जो है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का पोजीशन क्या क्या है, ओआरआई क्या होता है, समझ गए, ये सब याद कर लेना। जीओमो पर प्रकाश डालें। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये, समझ गए। जीओमो पढ़ लेना क्या होता है। बिट्टी कॉटन में क्राइजीन आता है, समझ गए, क्राइजीन को अच्छा से पढ़िएगा, समझ गए, क्राइजीन पूछा जाता है। जीन चिकित्सा, समझ गए, जीन चिकित्सा यानी कि जीन थेरेपी में थैलासीमिया, समझ गए ना, ये पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार से निकला पढ़ लीजिएगा, समझ गए, फूड चैन, फूड वेव। और पिरामिड पूछता है, शायद यहाँ पे मैंने बताया, पिरामिड तीनों याद कर लेना, नंबर का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों का तीनों पिरामिड एकदम बढ़िया से पढ़ लेना।
नाइट्रोजन और फास्फोरस साइकिल में से दोनों में से एक पूछ सकता है, समझ गए? या तो नाइट्रोजन पूछेगा या तो फास्फोरस पूछेगा, दोनों में से एक पूछेगा, पढ़ लीजिएगा अच्छा से। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अगल बगल जितने भी ग्रीन हाउस इफेक्ट हैं, समझ गए, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या समझे? यहाँ पे थोड़ा सा और इस चैप्टर में पढ़ा जाता है, जैसे साउंड पोल्यूशन के बारे में थोड़ा लर्न कर लेना, समझ गए? साउंड पोल्यूशन खास करके पूछा जाता है। तो यहाँ पे इतना सारा क्वेश्चन तो है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या क्या है कि जो भी टीचर है, दुनिया का कोई टीचर है, सटीक गेसिंग नहीं कर सकता है। सिंपल सी बात है, मैंने ही कर दिया तो जरूरी नहीं कि यही आएगा, लेकिन हाँ, बच्चों को उम्मीद रहता है अपने शिक्षक से कि सर कुछ तो गेसिंग दे दीजिए। तो मैंने आपका बात रखा है और मैंने सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे जो भी मुझे ऐसा लगा कि आने वाला है या आ सकता है, उससे संबंधित आ सकता है, तो मैंने आपको दे दिया है। और बाकी तो एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन सेट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, समझ गए? लेकिन हाँ, आएगा तो चैप्टर से ही आएगा, तो आपका 12th के सिलेबस से ही, इधर उधर से तो आएगा नहीं। तो खैर, उम्मीद तो है कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, आपका जो है जो भी क्वेश्चन है सब बढ़िया से बना के आओ। तो चलो, और भी अगर कोई मन में दिल में सवाल है तो आप अपने सवाल को एकदम कमेंट में पटक देना, समझ गए ना? जितना जोर से पटक सकते हो मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। चलिए, पढ़ते रहिए, और एग्जामिनेशन बहुत कम समय बचा हुआ है। और हाँ, एक वीडियो और मैं और लाने वाला हूं कि एग्जामिनेशन में बायोलॉजी को लिखो कैसे, किस प्रकार से लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा, ये अगले वीडियो में आ जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए और ऐसे ही हमारे देश का नाम रोशन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।